एक सवाल, क्या हमारा संविधान सच में हमारा है या सिर्फ अलग-अलग देशों के कानून का एक कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है? अरे अगर जवाब कॉपी पेस्ट लग रहा है ना, तो यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। सच्चाई बहुत अलग और थोड़ी शॉकिंग है। वकील साहब यूट्यूब चैनल के इस नए डीप डाइव में सबका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हाँ, यानी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, रटने से कुछ याद नहीं रहता। हम आज एक सिनेमैटिक स्टोरी के जरिए ये समझने वाले हैं कि कौन सा कानून कहाँ से आया, क्यों आया और सबसे जरूरी बात, एग्जाम में इसको लिखने का सबसे स्कोरिंग तरीका क्या है। सही कहा। एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसे सुनने के बाद कॉन्सेप्ट परमानेंटली याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। साल 1947, एक नया देश आजाद हो रहा है। टाइम बहुत कम है। और देश चलाने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम बनाना है। हाँ, मतलब चारों तरफ केओस है। नए इंस्टीट्यूशंस इन्वेंट करके उन्हें टेस्ट करने का वक्त तो किसी के पास था ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलरेडी सक्सेसफुल और टेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स का बेनिफिट लेने का फैसला किया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इस पर क्या व्यू था? उनका एकदम क्लियर व्यू था कि अच्छी चीजों को बोरो करने में कोई बुराई नहीं है। शर्त बस ये है कि वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल होनी चाहिए। मतलब ब्लाइंडली कॉपी कुछ नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये एक ब्लैंक कैनवस पर नई पेंटिंग थी या पुरानी पेंटिंग पर ही नए रंग भरे गए थे? ये सवाल दिमाग में आता है। देखो, संविधान का सबसे बड़ा सोर्स यानी लार्जेस्ट सोर्स बाहर का कोई देश नहीं था। अच्छा, तो फिर कहाँ से आया? वो अपना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। वेट, रियली? हाँ। 1935 का एक्ट? हाँ, लगभग 250 प्रोविजंस यहीं से आए हैं, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। जो अपना यूपीएससी वगैरह है। एग्जैक्टली। और इमरजेंसी प्रोविजंस का बेस भी यहाँ से आया था। ओह वाओ। तो एग्जाम फोकस के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आए तो लार्जेस्ट सोर्स इक्वल्स GOI एक्ट 1935 लिखना मैंडेटरी है। एकदम मैंडेटरी। अगर ये मिस किया ना तो सीधा मार्क्स कटेंगे। यही ट्रैप होता है। हाँ, पर अगर 1935 का एक्ट बेस था तो यूके और यूएसए जैसी बड़ी पावर से क्या लिया गया? अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। राइट। तो जिस देश से आजादी मिली यानी यूके, क्या उसी का सिस्टम वापस अपना लिया गया? देखो, इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपना मॉडल बनाया। क्यों? उन्होंने तो हम पर राज किया था ना। क्योंकि लोग इससे फेमिलियर थे। पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करना सीख चुका था। अच्छा। तो इसमें रूल ऑफ लॉ और कैबिनेट सिस्टम आता होगा। बिल्कुल। साथ ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदन, स्पीकर का ऑफिस और सिंगल सिटीजनशिप भी शामिल हैं। सही है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यूके से आ गया, पर आम इंसान की आजादी और राइट्स का क्या? वहाँ यूके का सिस्टम तो अलग है। यहीं पर फ्रेम चेंज होता है। लिबर्टी और जुडिशियल प्रोटेक्शन के लिए यूएसए की तरफ देखा गया। अमेरिका की तरफ? हाँ, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जैसी चीजें अमेरिका से इंस्पायर होकर ली गईं। तो एग्जाम में यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? अगर क्वेश्चन में वर्ड पार्लियामेंट या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिखे तो यूके याद आना चाहिए, और अगर राइट्स या जुडिशरी की आज़ादी दिखे तो यूएसए याद आना चाहिए। ये बहुत सॉलिड मेमोरी लॉक है ना? पर राइट्स तो मिल गए, गरीबों के वेलफेयर का क्या? और सेंटर या स्टेट में कौन ज्यादा पावरफुल होगा? इसका सोल्यूशन कहाँ से आया? इसका सोल्यूशन 2 अलग-अलग देशों से आया। तो पहले वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आया आयरलैंड से। अच्छा, जो DPSP हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड से लिए गए। एग्जैक्टली। साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड और राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन भी यहीं से आया। राइट। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल था? कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल सिस्टम लिया गया, जिसमें बची हुई यानी रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास होती हैं। बिल्कुल, ताकि देश टूट न जाए। और अगर सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो तो क्या होगा? उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट और पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का आइडिया लिया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। क्या जॉइंट सिटिंग आई ऑस्ट्रेलिया से? एकदम परफेक्ट। अब बाकी सोर्सेस को थोड़ा फास्ट पेस्ट कवर करते हैं। हाँ, बताइए। जर्मनी के वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन से आए इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब इमरजेंसी की डिटेल्ड पावर। सही बात है। और USSR यानी सोवियत यूनियन से सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का आइडिया यहाँ से आया। और फ्रांस से आए प्रियम्बल के फेमस आइडियल्स
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। जो सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। एग्जैक्टली। और साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन को वक्त के साथ बदलने के लिए अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया। और जापान का भी कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? हाँ, जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया, जो आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन में शुरू में बहुत रेलेवेंट था। अरे एक सेकंड रुकिए, क्या हुआ? इतने सारे देशों से कानून उधार लिए गए, तो क्या क्रिटिक्स सही कहते हैं कि हमारा संविधान एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, मतलब उधार का थैला? देखो, क्रिटिक्स 3 बातें कहते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए बैग ऑफ बोरोइंग्स है। दूसरा कि ये बहुत लंबा यानी लेंथी हो गया है। और तीसरा, इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही है। लेकिन ये पूरी तरह गलत है यार। हमने सिर्फ कॉपी नहीं किया, अडेप्ट किया। रही कह रही हैं आप? यूनिक फीचर्स खुद इसका प्रूफ है। फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी का कॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और फेडरलिज्म के साथ सिंगल सिटीजनशिप, ये सब इंडिया की अपनी इन्वेंशंस हैं। बिल्कुल। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक केस लॉ का जिक्र करना जरूरी है। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 1973 का केस। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को डिफाइन किया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचा रिकॉग्नाइज किया गया था। एग्जैक्टली। इस डिसीजन ने इनडायरेक्टली ये साबित कर दिया कि भले ही प्रोविजंस बाहर से आए हों, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी आजाद और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन चुकी है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। वाओ! तो स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है यहाँ। क्या टिप है? आंसर एंड करते वक्त ये टेबल जरूर बनाएं। एक तरफ कंट्री और दूसरी तरफ बोरोड फीचर, और कंक्लूजन में केशवानंदा भारती केस जरूर लिखें। एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस यहीं पूरी होती हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग स्ट्रैटेजी है। तो पूरे थ्रेड को एक साथ जोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे कॉपी नहीं, बल्कि सक्सेसफुल ग्लोबल ट्रेडिशंस का केयरफुली डिजाइन सिंथेसिस है। अगर आज का ये फ्लो और 1935 से लेकर अलग-अलग देशों का लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो एग्जाम में सोर्सेज वाले क्वेश्चन पर कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल। पर जाने से पहले एक नया सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। सोचिए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज के वक्त में संविधान लिख रही होती, जहां डेटा प्राइवेसी और एआई का जमाना है, तो वो किस देश का कानून बोरो करते? इस पर खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा तो शेयर करें और वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।